हेलो एवरीवन, वेलकम टू सफलतम क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लास्ट हमने डिस्कस किया था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वहां से हमें क्या मिल सकता है, तो मैं आपको बोलूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको 101% एक न्यूमेरिकल बोर्ड क्लासेस में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्राई करेंगे। लास्ट टाइम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी थी वो थी एलिवेशन इन बोलिंग पॉइंट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो हम इसको डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। तो अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो हम इसको डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा टी एफ से। तो कुछ ये बिल्कुल सिमिलर है आपकी एलिवेशन इन बोलिंग पॉइंट जैसी, थोड़ा सा फैक्टर्स का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, बाकी बिल्कुल सिमिलर ये आर्टिकल चलने वाला है एलिवेशन इन बोलिंग पॉइंट की तरह। तो अगर मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब डेल्टा टी एफ क्या होता है? डेल्टा टी एफ होता है किसके बराबर? टी नोट एफ माइनस टी एफ के बराबर। तो अगर मैं बात करूं कि ये टी नोट एफ क्या है, ठीक है, टी एफ क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो टी नोट एफ है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट है आपका सोलवेंट का। और अगर मैं बात करूं टी एफ की, भाई टी एफ क्या है, तो ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक टाइप का डिफरेंस होता है। किस किस का डिफरेंस होता है कि अगर हम, ठीक है, सोलवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ध्यान से सुने, इस इक्वेशन के बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे करोगे कि अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, सोलवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस निकल के आएगा वो ही तो हमारा क्या होगा? डेल्टा टी एफ होगा। तो बिल्कुल आसान है आपका। ठीक है, क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम बोल सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। फिर उसके बाद बात आती है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हमें ज़रूरत क्यों होती है। तो देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, जो हमारा सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन में जो सोल्यूट होता है उसका क्या करते हैं? मोलर मास, ठीक है, क्या करते हैं अपन? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही चीज़ करेंगे अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से। ठीक है, जो हमारे पास सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का, ठीक है, उस सोल्यूशन में जो सोल्यूट होगा उसका मोलर मास हम कैलकुलेट करके चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, एक सोल्यूशन, ठीक है, लेट कर लिया। वो सोल्यूशन क्या है? ए बी सोल्यूशन। तो हमने यहाँ पे एक सोल्यूशन लिया है, ठीक है, क्या है वो सोल्यूशन? ए बी सोल्यूशन। और इस ए बी सोल्यूशन में अगर मैं बात करूँ, ए जो है वो सोलवेंट का काम कर रहा है, और जो बी है वो यहाँ पे सॉल्यूट का काम कर रहा है। ठीक है, और इस सोल्यूशन के नेचर की बात करें तो ये सोल्यूशन हमारा कैसा सोल्यूशन है? दैट इज़, ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन। तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है। जैसे यहाँ वर्डिंग से ही पता चल रहा है, बाई का मतलब होता है टू, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलके बना है। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? बाइनरी सोल्यूशन बोल सकते हैं। तो ए बी सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलके बना है, ए और बी से, इसलिए मैं ए बी सोल्यूशन को बाइनरी सोल्यूशन बोल सकता हूँ। और इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, मेनली जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम क्या करते हैं? बाइनरी सोल्यूशन के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि मेरे पास एक सोल्यूशन है,
ठीक है, ए बी सोल्यूशन, और उस ए बी सोल्यूशन में जो आपका ए कंपोनेंट है वो किस चीज़ का काम कर रहा है, सोलवेंट का, और बी कंपोनेंट काम कर रहा है सॉल्यूट का। तो हम इस ए बी सोल्यूशन को लेके अब करेंगे क्या, हम इस ए बी सोल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट होगा ना, सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट है आपका कंपोनेंट बी। इस ए बी सोल्यूशन में जो कंपोनेंट बी है, इस कंपोनेंट बी का मोलर मास हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब हमारा एम यहाँ पे क्या है इस सोल्यूशन में, हमारा एम इस सोल्यूशन में है क्या, कि जो आपका एम बी है, एम बी क्या है, दैट इज मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी कौन है, सॉल्यूट। मतलब इस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट बी है, मतलब जो सॉल्यूट है, उसका मोलर मास हम क्या करके चलेंगे, कैलकुलेट करके चलेंगे। ये ही हमारा एम है इस टॉपिक में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे इस ए बी कंपोनेंट का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, हम बोलेंगे कि वी नो दैट कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है हमारा, मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलर मास कैलकुलेट करना कंपोनेंट का, मतलब सॉल्यूट बी का हमारा एम है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, उसकी एक प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो हम बोलेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, कि जो आपका डेल्टा टी एफ होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे, और एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यहाँ पे के एफ क्या करेंगे, ठीक है, ऐड ऑन कर देंगे। तो मेरे पास जो इक्वेशन 1 थी, ये मॉडिफाई होके कुछ इस तरह से बन जाती है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो हमारी मोलैलिटी है, इस मोलैलिटी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो हमने कहाँ तक यूज कर लिया इस प्रॉपर्टी को, कि डेल्टा टी एफ किसके बराबर होता है, के एफ इंटू एम के। अब देखो क्या है, हम यहाँ पे m की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि m जो होता है हमारा, मोलैलिटी जो होती है, वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का काम कौन कर रहा है, कंपोनेंट बी। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव होके आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, मतलब सॉल्यूट बाय में वेट ऑफ सोलवेंट इनटू 1000। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलैलिटी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, जो हमारा मोलैलिटी वर्ड है, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे m की वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन जनरेट होके कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब देखो क्या है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना था, मोलर मास कैलकुलेट करना था ना कंपोनेंट बी का। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर देखें, ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है, ये नंबर ऑफ मोल्स की टर्म है, और किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, कंपोनेंट बी के, मतलब सॉल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की हेल्प से ही तो हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे क्या, एन बी जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, फिर पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे कंपोनेंट बी के, मतलब सॉल्यूट के, वो किसके बराबर होंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है, वेट है सॉल्यूट का, और एम बी क्या है, मोलर मास है सॉल्यूट का। तो एन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन बी को हम लिख सकते हैं कि एन बी जो है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, डब्ल्यू बी बाई एम बी। तो हम क्या करेंगे, एन बी की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास, ठीक है, थोड़ा और मॉडिफाई होके कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये इक्वेशन मॉडिफाई होके
कुछ इस तरह से बन जाएगी। हमने क्या किया कि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे NB की वैल्यू को पुट किया। जैसे ही मैं यहाँ NB की वैल्यू को क्या कर दूंगा, ऐड ऑन कर दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन जनरेट होकर कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमें करना क्या है, इस इक्वेशन में हमारा एम था, ये क्या एम था, मोलर मास कंपोनेंट B का कैलकुलेट करना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसी को कैलकुलेट करना है ना, तो इसको एक तरफ ले आते हैं, बाकी टर्म को एक तरफ ले आते हैं। तो क्या होगा, MB, इस MB को उठा के मैं इधर लेके आ रहा हूँ, या वाली टर्म को इधर लेके आ रहा हूँ, तो MB को इधर लेके जाएंगे। तो ये वाली जो हमारे पास टर्म है, ये वाली मेरे पास जो टर्म है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, एक फॉर्मूले में जनरेट हो जाएगी, एक फॉर्मूले में जनरेट हो जाएगी। और इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, जब भी किसी सोल्यूशन के ऊपर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप लगाओगे और उस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से मोलर मास जब आप कैलकुलेट करोगे सोल्यूट का, तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो जब आप सॉल्यूशन के ऊपर क्या अप्लाई करते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये एम था, ये एम हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, एक रिलेशन और आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ध्यान में रखना है, क्या कि डेल्टा TF जो है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आयोटा KF M के। ठीक है, ये I जो होगा, ठीक है, ये जो I होगा यहाँ पे, जिसको आयोटा का नाम हमने दिया है, ठीक है, ये वेंट हाफ फैक्टर है, इसकी वैल्यू हमारे पास अलग अलग आएगी। डिसोसिएशन के केस में कुछ अलग मिलेगी, एसोसिएशन के केस में कुछ अलग मिलेगी। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि डेल्टा TF इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन हमारे पास ये कुछ होता है, और वेंट हाफ फैक्टर के साथ इसका रिलेशन कुछ ये होता है, ये हुआ करता है। ठीक है, और क्या फॉर्मूला जनरेट होके आया, एक फॉर्मूला ये जनरेट होके आया है, ठीक है, जो हमारे एम के अंदर क्या था, इंक्लूड था। तो ये थी हमारी क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है, ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर, ये जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर, अगर बात करें ओस्मोटिक प्रेशर की, तो हम इसको पाई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर बात करें किसकी, ओस्मोटिक प्रेशर की, तो इसको क्या कहेंगे, हम पाई से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ओस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टर्म को और पढ़ना पड़ेगा जो ओस्मोटिक प्रेशर से रिलेट करती है, जिसका नाम है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, ठीक है, तो हम ओस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले, ठीक है, ओस्मोसिस जो प्रोसेस है उसको हम पढ़ते हैं। तो देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो कंटेनर है, मेरे पास ये दो कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या है, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक है, और इस NaCl के एक्वा सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.1 m, मोलैरिटी की टर्म में है ये। मेरे पास क्या है, इक्वल अमाउंट में एक सेकंड बिकर रखा है, उसमें भी सेम ही सॉल्यूशन है, सेम ही सॉल्यूशन है किसका, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 0.01 m। तो अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन को देखूं, तो इन दोनों सॉल्यूशन को देखने पे मुझे क्या पता चलता है कि दोनों ही सेम सब्सटेंस के एक्वास सॉल्यूशन है, बट उनकी कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन को क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो ये कंसंट्रेशन मुझे, ठीक है, देखने पे क्या नज़र आई, हाई नज़र आई, और ये कंसंट्रेशन देखने पे मुझे क्या नज़र आई, लो नज़र आई। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेम, ठीक है, सब्सटेंस का एक्वा सॉल्यूशन है, बट उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। मैं इन्हीं सॉल्यूशन का यूज करके एक प्रोसेस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है
ओस्मोसिस। अगर मैं बात करूं ओस्मोसिस की, तो ओस्मोसिस क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब इस प्रोसेस को करने के लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की, ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये प्रोसेस अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। तो देखो ओस्मोसिस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो सॉल्यूशन को एक साथ रखना पड़ेगा और उन दोनों सॉल्यूशन को ध्यान रखना है, हमें एक दूसरे से सेपरेट रखना पड़ेगा एक एसपीएम लगा के, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो एक बड़ा सा कंटेनर लिया, एक बड़ा सा कंटेनर लिया और उस बड़े से कंटेनर को, ठीक है, एक एसपीएम लगा के, एक एसपीएम लगा के दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। ये मेरा कंपार्टमेंट फर्स्ट हो गया और ये कंपार्टमेंट मेरा सेकंड हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओस्मोसिस की प्रोसेस को करने जा रहा हूँ। तो मैंने एक बड़ा कंटेनर लिया, उस बड़े कंटेनर को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, एक एसपीएम लगा के, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो कंपार्टमेंट हमारा फर्स्ट है इसके अंदर सॉल्यूशन जो है वो ऐड कर लूँगा, किसका, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, और कितनी कंसंट्रेशन वाला, 0.01 m कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और फिर मैंने क्या किया, इक्वल लेवल तक ही, ठीक है, जो मेरे दूसरे बीकर में पड़ा NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है उसको सेकंड कंपार्टमेंट में क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो मेरा सेकंड कंपार्टमेंट है, इसके अंदर भी, ठीक है, सेम काइंड ऑफ सॉल्यूशन है बट कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 m। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस कंपार्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया एक एसपीएम लगा के, और दोनों कंपार्टमेंट में इक्वल अमाउंट में क्या किया, ठीक है, सेम काइंड ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ऐड ऑन कर लिया, बट उनकी कंसंट्रेशन में क्या था, डिफरेंस था। तो देखो अगर आप दो सॉल्यूशन है, दोनों सेम है, उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, उनको एक साथ रखते हो तो क्या होगा, ओस्मोसिस हो जाएगा। अगर मान लो ये दो सॉल्यूशन थे, दोनों ही सेम थे और दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो तो ओस्मोसिस कभी नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने जैसे ही इन दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे के टच में रखा, एक दूसरे के साथ रखा, तो इसके अंदर स्पॉन्टेनियसली अपने आप एक प्रोसेस हो जाएगी जिसको क्या बोला जाएगा, ओस्मोसिस। अब मैं बात करूं ओस्मोसिस में होता क्या है। ओस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ जो आपके सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो ही माइग्रेट करते हैं, वो ही मूव करते हैं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन के अंदर दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट, तो बात करें ओस्मोसिस में कौन से पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं, तो ओस्मोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं किसके पार्टिकल, सोलवेंट के पार्टिकल। सोल्यूट के पार्टिकल कभी भी ओस्मोसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि देखो सोल्यूट के पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, वो आपकी, ठीक है, जो ये, ठीक है, मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर से क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि मेम्ब्रेन जो होते हैं उनके पोर्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं, और सोल्यूट के पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, तो सोल्यूट के पार्टिकल उसके अंदर से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो सोलवेंट के पार्टिकल साइज में छोटे होते हैं तो वो ईजिली क्या हो सकते हैं, इनके अंदर से पास हो सकते हैं, किस में से, एसपीएम में से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ओस्मोसिस में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो ध्यान रखना ओस्मोसिस में सॉल्यूशन के सोलवेंट के पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनका साइज जो है वो क्या होता है, इनका साइज होता है लेस। तो बात यहाँ पे ये हुई कि सॉल्यूशन में अगर सोलवेंट के पार्टिकल, ठीक है, क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो सॉल्वेंट के पार्टिकल कहाँ से कहाँ जाएंगे। तो ओस्मोसिस की अगर मैं बात करूँ तो ओस्मोसिस के अंदर सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, कहाँ से कहाँ, याद रखना है आपने, कहाँ से कहाँ, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में जो आपके, ठीक है, ये वाला जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 m, और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 m। तो दोनों की कंसंट्रेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी, लो, ठीक है, ये कंसंट्रेशन लो है, और इस कंसंट्रेशन की बात करें तो ये हाई है।
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जो ये वाला सोल्यूशन है ना कंपार्टमेंट 2 के अंदर पड़ा जो सोल्यूशन है, ठीक है, ये हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, और कंपार्टमेंट फर्स्ट के अंदर पड़ा जो सोल्यूशन है वो क्या है, लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में हैं, तो यहाँ अपने आप एक प्रोसेस हो जाएगी जिसको बोला जाएगा ओस्मोसिस। और इस ओस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होगा कि जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल है वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे कहाँ से कहाँ, सोलवेंट के मॉलिक्यूल माइग्रेट, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल है वो लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से इस एसपीएम के थ्रू हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से सोलवेंट के मॉलिक्यूल क्या है, इस एसपीएम के थ्रू किस तरफ जा रहे हैं, हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो देखो क्या होगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे ना तो हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, इसका लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसकी वॉल्यूम क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो दोनों के लेवल के अंदर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। पहले आप क्या कर रहे हो, दोनों को इक्वल लेवल तक फिल कर रहे हो ना, ठीक है, तो जैसे ही ओस्मोसिस होगा तो दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उसकी वॉल्यूम लगातार क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, उसका लेवल कम होता रहेगा, और जो हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उसका लेवल क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो अगर बात आ जाए ओस्मोसिस की, फिर ओस्मोसिस क्या है, तो आप बोलोगे इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सोलवेंट मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ, ठीक है, लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो द प्रोसेस इन विच द सोलवेंट मॉलिक्यूल माइग्रेट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये था हमारा, तो ये हमने पढ़ा अभी क्या, ओस्मोसिस। अब नेक्स्ट आते हैं अपा ओस्मोटिक प्रेशर पर। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओस्मोसिस देख लिया, ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो आप ओस्मोसिस की हेल्प से ही पढ़ोगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा, ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर, तो हमने ओस्मोसिस को पढ़ा, ओस्मोसिस के बेसिस पे ही तो पढ़ा जाएगा क्या, ओस्मोटिक प्रेशर किससे डिनोट करते हैं इसको, पाई से। तो वही एग्जांपल उठाता हूँ मैं कि मेरे पास क्या है, ये कंटेनर है, इसको दो इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। यहाँ मैंने क्या है, एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, किसका, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, 0.01 m का, और इस कंपार्टमेंट को भी मैंने इक्वल लेवल तक फिल किया है सेम काइंड ऑफ सॉल्यूशन से, मतलब NaCl के एक्वा सॉल्यूशन से, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 m। तो हमें पता है दो, ठीक है, सेम सॉल्यूशन को जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है एक दूसरे के साथ रखा है, तो इसमें ओस्मोसिस होने वाला है। अब हमें ये भी पता है ओस्मोसिस में जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल है वो किस तरफ माइग्रेट करेंगे, हमें पता है ना, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस आर्टिकल को अप्लाई करना है इस सोल्यूशन पे। तो इस सोल्यूशन पे, ठीक है, इस सोल्यूशन के ऊपर जब मैं इस आर्टिकल को अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर एक टाइप का, ठीक है, क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है। एक टाइप का क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जो हम क्या करते हैं, जो हम अप्लाई करते हैं, जो हम अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं कहाँ पर, ऑन हायर, ठीक है, कंसंट्रेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन। जो हम अप्लाई करते हैं कहाँ पर, ऑन हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों अप्लाई करते हैं, टू स्टॉप द ओस्मोसिस, ठीक है। तो अगर बात करें ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो आप बोलोगे ओस्मोटिक प्रेशर वो एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, जो अप्लाई किया जाता है कहाँ पर, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर। क्यों अप्लाई किया जाता है, ताकि ओस्मोसिस को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, स्टॉप किया जा सके, ठीक है। तो हमें पता है ना इस कंपार्टमेंट में, मतलब इस कंटेनर के अंदर क्या होगा, ओस्मोसिस होगा, और जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल है वो लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से,
ठीक है, हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसी माइग्रेशन को ही तो रोकना है हमने, इसी माइग्रेशन को ही तो रोकना है भाई। हमें ये एम है हमारा कि जो यहाँ से सोलवेंट के मॉलिक्यूल यहाँ जा रहे हैं ना, उन सोलवेंट के मॉलिक्यूल की इस कंपार्टमेंट में एंट्री हमने रोकनी है। तो हम क्या करेंगे, इस सोलवेंट, ठीक है, इस सोल्यूशन में जिस तरफ आपका कौन पड़ा है, हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पड़ा है, उसके जस्ट ऊपर क्या करेंगे कि पिस्टन लगाएंगे, और उस पिस्टन की हेल्प से, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन के ऊपर एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम अप्लाई नहीं करेंगे। मैक्सिमम अप्लाई कर दिया तो होगा क्या, इसके सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल है वो इस एसपीएम के थ्रू इसके अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो आरओ वाली प्रोसेस होगी ना, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नेचुरल ऑस्मोसिस है उसको रोकना है। तो क्या है, मैंने यहाँ पे जो हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये हमारा हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो मैंने हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के जस्ट ऊपर एक पिस्टन लगाया, और उस पिस्टन की हेल्प से मैं क्या करूँगा, इस सोल्यूशन के ऊपर एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई करूँगा, और उस मिनिमम प्रेशर की वजह से जो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, इनकी एंट्री इस हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ऊपर से जितना प्रेशर ये अप्लाई किया जा रहा है इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, वो ही तो आपका क्या होगा, पाई होगा। तो अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूँ तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, द मिनिमम प्रेशर, ठीक है, द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम एक्सटर्नल है ना, बाहर से अप्लाई हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर अप्लाई ऑन ए, ठीक है, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो हम हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोका जा सके, वो ही तो हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो यही टर्म थी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसको हम वेंट हाफ इक्वेशन बोला करते हैं, ठीक है। तो उस इक्वेशन को देख लेते हैं किस तरह से हम जनरेट करते हैं। तो दो चीज़ें आपने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ध्यान रखनी है, ठीक है। वो दो टर्म क्या है कि आपने बोलना है कि जो आपका पाई होता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। सी कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपने बोलना है कि वी नो दैट कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने बोलना है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर और दूसरा किस पर, ठीक है, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ा ना सॉल्यूशन का तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बढ़ी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। तो दो ऐसे फैक्टर हैं जिस पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है। तो उन्हीं, ठीक है, फैक्टर्स को मैंने अप्लाई करके यहाँ दो इक्वेशन जनरेट कर ली है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ इंक्लूड कर दूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को मैंने, ठीक है, एक साथ रख के एक थर्ड, ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन बना ली। वो इक्वेशन क्या है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल का साइन लगा देते हैं और एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगा देते हैं आर। आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे आपका सोल्यूशन कांस्टेंट होगा, सोल्यूशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो मैंने इस थर्ड इक्वेशन को, ठीक है, थोड़ा और मॉडिफाई किया। कैसे किया है, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल का साइन लगाया और एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगाया आर,
तो इक्वेशन नंबर 3 जनरेट हो गए हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। और आर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सोल्यूशन कांस्टेंट। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे क्या, कि जो आपकी सी की वैल्यू है ना, सी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। आपके पास कोई भी डिज़ायर वॉल्यूम है सोल्यूशन की, उस डिज़ायर वॉल्यूम में जो सोल्यूट है, ठीक है, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वो ही उसकी कंसंट्रेशन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो सी जो है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इस इक्वेशन को जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन से मॉडिफाई होके आई है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं। और ये जो हमारे पास इक्वेशन फिर ठीक है, मॉडिफाई होके कुछ इस तरह से आ जाएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू को पुट किया और ये इक्वेशन मेरे पास मॉडिफाई होके कुछ इस तरह से आ गई। अब मैं इस v को यहाँ ले आता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई है, पाई v इज इक्वल्स टू एन को मैं पहले लिख लेता हूँ आर टी। तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से जनरेट होके आई। इस इक्वेशन को बोलेंगे, ठीक है, वेंट हाफ इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन क्या है, पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पाई की बात करूँ तो ये क्या है, दैट इज़, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। वी क्या है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट, ठीक है। आर क्या है, दैट इज़ सोल्यूशन कांस्टेंट, सोल्यूशन कांस्टेंट। एंड टी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास आई जनरेट होके, दैट इज़ वेंट्स हाफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी, वेंट हाफ इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा एम क्या होता है, ऑस्मोटिक, ठीक है, प्रेशर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इस इक्वेशन को जनरेट करना। इस इक्वेशन को सोल्यूशन इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूशन इक्वेशन, सोल्यूशन इक्वेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे एम आता है, क्या हम ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं सोल्यूट का, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर एन कौन है, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को अगर मैं मास की टर्म में कैलकुलेट कर दूं तो उसमें एक टर्म आती है मोलर मास सोल्यूट का। तो हम क्या कर सकते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करते हैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट एम हमारा ओस्मोटिक प्रेशर वाली जो प्रॉपर्टी है उससे क्या आता है, ठीक है, टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट with help of osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से हम सोल्यूट का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा यहाँ पे एम है इस आर्टिकल का। तो हमने बोलना है कि वी नो दैट कि पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी। हम ये जानते हैं कि पाई वी, ठीक है, किसके बराबर होता है, एन आर टी के बराबर होता है। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो एन जो होगा हमारा, ठीक है, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ डब्ल्यू बी बाई एम बी, ठीक है। तो ये एन बी है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के। और जो ए बी सोल्यूशन लिया था उसमें बी कंपोनेंट कौन था, सोल्यूट था। तो मैं एन के पावर में बी लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, वी नो दैट कि पाई वी किसके बराबर होगा, एन बी आर टी। अब मैं यहाँ पे एन बी की वैल्यू को पुट कर दूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी, ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा होगा कौन,
एम बी कौन है, दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसको मैं एक तरफ ले जाता हूँ और बाकी टर्म को हम एक तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला जनरेट होके आता है, ठीक है, वो कुछ ये आ जाता है। और इस डिज़ायर फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, जो कंपोनेंट बी है ना सोल्यूशन में, उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा एम यही था कि हम क्या मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं क्या सोल्यूट का ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है कि क्या वेंट हाफ फैक्टर मतलब आयोटा मतलब आई, इसका कोई रिलेशन होता है क्या ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ, तो इसका भी एक रिलेशन होता है हमारे पास। ठीक है, क्या रिलेशन है कि पाई वी इक्वल्स टू आई, ठीक है, एन आर टी के बराबर हो सकता है। तो ये रिलेशन इसका यहाँ पे, ठीक है, जनरेट होगा। तो ये था हमारा आर्टिकल जिसका नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी सोल्यूशन की। अब एक लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसको हमने राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर भी डिस्कस किया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक्स।